गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, लास्ट क्लास में हमने पैरेललोग्राम लॉ का प्रूफ किया था और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। एक ही न्यूमेरिकल हम लोग कर पाए थे लास्ट क्लास में, तो आज हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल पहले करेंगे पैरेललोग्राम लॉ पे और ट्रायंगुलर लॉ पे। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे सबसे पहले न्यूमेरिकल 2-3 करेंगे। कुछ डायग्राम वाइज न्यूमेरिकल मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, वो मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद कुछ जो वर्ड्स न्यूमेरिकल आते हैं उस टाइप के न्यूमेरिकल मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को। ठीक है, आइए देखिए क्या दिया गया है। फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इन द गिवन डायग्राम शो इन द फिगर। आपको जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट का मतलब एडिशन निकालना है, जो कि आपके गिवन डायग्राम में दिए गए हैं। देखिए बेटा, जब कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डायग्राम दे दे तो वो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। अगर उसी में अल्फाबेटिकल कुछ जैसे सेंटेंस वाइज देता है तो उसका आप डायग्राम बना लो तो वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखो मैं सिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप एक बार सोचो कौन सा लॉ मैं अप्लाई करना चाहूंगा। देखो, दोनों वेक्टर किससे जुड़ रहे हैं, सबसे पहले ये ध्यान दिया जाता है। किसी भी डायग्राम को अगर देखो सबसे पहले तो उसमें ये सोचो कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम यूज करें या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करें। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम ट्रायंगुलर लॉ यूज करें या पैरेललोग्राम लॉ यूज करें? तो उसके लिए आपको ट्रिक बताए गए हैं। भाई, आपको अगर पैरेललोग्राम लॉ यूज करना है तो क्या होगा, दोनों वेक्टर का टेल टू टेल ज्वाइन होना चाहिए। तो देखो, वेक्टर ए का भी टेल यहीं पे है और वेक्टर बी का भी टेल यहीं पे, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आप लोग नोट कर लेना 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट ले लो, सपोज कर लो। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे दोनों वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों के दोनों ज्वाइन किससे हुए हैं, टेल टू टेल ज्वाइन हुए हैं। देखिए मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर दे रहा हूँ। ये दोनों के दोनों ज्वाइन कैसे हुए हैं, टेल टू टेल ज्वाइन हुए हैं बेटे। कैसे ज्वाइन हुए हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं, बोथ वेक्टर आर ज्वाइन विथ टेल टू टेल। दोनों वेक्टर जो ज्वाइन हुए हैं वो कैसे हुए हैं, टेल टू टेल हुए हैं। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, here we use पैरेललोग्राम। मैंने कल बताया था आप लोगों को, इस तरह से भी पैरेललोग्राम लिखा जा सकता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हम यहां तक समझ लेंगे कि सबसे पहले हम लॉ कौन सा यूज करेंगे। दोनों वेक्टर अगर टेल टू टेल जुड़े हुए हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। अगर कोई दो वेक्टर टेल टू हेड जुड़े हुए हों तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग इसकी मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट पता करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को कल बताया गया था कि जो भी आपको डायग्राम दिया गया है उसको किस में कन्वर्ट कीजिए, पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कीजिए। देखिए हम कन्वर्ट करके भी आपको दिखा देते हैं। जितनी मैग्नीट्यूड ए की होगी उतनी की मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी लेनी है आपको, साइड ऑफ पैरेललोग्राम की, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी सेम लेना है। तो इसे क्या मैं बोल सकता हूँ, ए वेक्टर बोल सकता हूँ। यहाँ जो डायरेक्शन बी की होगी वही डायरेक्शन आपको लेना है और उतनी ही मैग्नीट्यूड लेना है, तो बी वेक्टर बोल दो। अब हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, देखो रिजल्टेंट बेटा ये हो जाएगा आर वेक्टर, और आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आई बात समझ में। अब आर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था मॉड ऑफ आर। मॉड ऑफ आर का मतलब क्या होता है, फिर से ध्यान देना, मॉड ऑफ आर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। उसके लिए मैंने फॉर्मूला कल प्रूफ कराया था। क्या कराया था, याद करो, अपने मन में उसको रिवीजन करो। क्या था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हम लोग फॉर्मूले स्मॉल लेटर में वहां पे लेके चले थे। अब यहाँ पे ए और बी के प्लेस पे क्या क्या दिया है, देखिए
मैग्नीट्यूड मैं लिख के दिखा दे रहा हूं। ए जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी दी गई है, जरा से क्लियर लिख लेते हैं। देखिए ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 4 यूनिट, और आफ्टर दैट बी वेक्टर की यूनिट क्या दी गई है, 5 यूनिट दिया गया है, यानी बी की मैग्नीट्यूड कितनी दी गई है, 5 यूनिट दी गई है। मैं बेटा ये जो स्टेटमेंट लिखा हूं मिटा देता हूं ताकि आपको मैं समझा पाऊं। चलो देखो, ये स्टेटमेंट केवल समझाने के लिए मैंने लिखा था और आपको एप्लीकेशन बताने के लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आर जो फॉर्मूला हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे वैल्यू। तो वेक्टर आर का मॉड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए वाले प्लेस पे क्या है, देखो ये वाला स्मॉल ए वेक्टर है और ये वाला स्मॉल बी वेक्टर है, तो ए के प्लेस पे क्या पुट करेंगे आप, 4 का स्क्वायर प्लस यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी के प्लेस पे कितना है बेटे, 5 यूनिट है यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी का मतलब 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना दिया गया है, 60 डिग्री दी गई है। कितना दिया गया है, यहाँ पे साइड में मैं लिख रहा हूँ 60 डिग्री दिया गया है। ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल इनिशियली कितना दिया गया है, 60 डिग्री दी गई है, तो पुट कर देंगे आप 60 डिग्री। देखिए हम इधर सोल्यूशन इसको कर रहे हैं, यहां पे कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा यहां पे करना है, ठीक है। तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट लगाएंगे आप, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5, तो 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है, इंटू cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 1/2। तो देखिए यहाँ कैंसिल आउट क्या होगा, 2 से 40 को कैंसिल करोगे तो 20 आ जाएगा। तो देखो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी, 16 प्लस 25 प्लस 20, और इसको जब आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 20 प्लस 25 कितना हो गया, 45, 45 एंड 16, 45 एंड 16 आप ऐड कर लीजिए अपने साइड में कहीं पर भी, 45 एंड 16 61 होगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 61 यूनिट। व्हाट इज दिस, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, मैं लिख के यहाँ पे दिखा रहा हूं बेटे, देखिए अंडर रूट ऑफ 61 यूनिट। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या जो रूट से बाहर निकाल रहा है उसको निकाल करके फिर आंसर कर देना, ठीक है। ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्या चीज हमको पता करना होता है, ये अल्फा एंगल, ये जो अल्फा रिजल्टेंट एंगल, रिजल्टेंट जो हमारा है उससे इनिशियल वेक्टर का कितना एंगल है, यानी tan अल्फा पता करना है। आइए हम tan अल्फा भी निकाल करके आपको दिखाते हैं। देखिए tan अल्फा फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो देखो बेटे tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा। तो आइए वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, लिख रखा है अपन। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, b के प्लेस पे क्या आ जाएगा बेटा, 5 इंटू साइन थीटा पहले कितना था 60 डिग्री अपॉन a वेक्टर कितना है 4 प्लस b वेक्टर कितना है 5 इंटू कॉस 60 डिग्री। कैलकुलेट करेंगे अगर आप इसे तो देखिए क्या आ जाएगा, 5 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कितना होता है बेटा, √3/2 अपॉन 4 प्लस 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू
1/2। तो इसको जरा सा कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। इस साइड में बिठा करके आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग अपने स्क्रीन को पॉज करके सॉल्यूशन अगर आपको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा बेटे, ठीक है। उसके लिए घबराना नहीं। आप अपने वीडियो जब देख रहे हो तो स्क्रीन को पॉज करके सॉल्यूशंस को नोट कर लिया कीजिए। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे छूटने लगता है तो स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 5 यानी 5√3/2 हम लिख सकते हैं अपॉन क्या आ जाएगा बेटे 4 + 5/2। ओके, फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पे सबसे पहले एडिशन कर लीजिए। क्या आ जाएगा 5√3/2 अपॉन पूरे का एलसीएम 2, कितना आ जाएगा, देखिए 4 2 जा 8 + 5 क्या आ जाएगा 5√3/2 अपॉन 13/2। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया तो क्या बच गया 5√3/18। यानी tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 5√3/18। दिस इज योर डायरेक्शन। ये डायरेक्शन जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां पे आप जब न्यूमेरिकल कर रहे होगे, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 5√3/18 का tan में वैल्यू दिया गया रहेगा, तो आप डायरेक्ट वहां पे पुट कर दीजिएगा। समझ में आई बात। अब नेक्स्ट अगला वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहले आप लोग एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश करो बेटा। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, कौन सा रूल यूज करेंगे उसके लिए एक बार सोचो, ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइम आपको देता हूँ, तब तक मैं इसे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसको एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं नहीं है। b sin थीटा ओके है, सही है बेटा, ठीक है ना। मैं अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन को मिटा रहा हूं और सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर आप लोग एक बार थिंक कीजिए, सोचिए। क्योंकि देखिए बेटा न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप थ्योरी अप्लाई कर पाते हो कि नहीं। अगर जिस टाइम आप न्यूमेरिकल में थ्योरी अपना अप्लाई करने लगे उस टाइम समझ जाना फिजिक्स आप सीख गए। फिजिक्स का एक छोटा पोर्शन आप सीख जाओगे और टोटल फिजिक्स आप सीख जाओगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहां पे केवल रिजल्टेंट आपको निकालना है, डायरेक्शन नहीं निकालना। देखो ए बी वेक्टर दिया गया और सी डी वेक्टर दिया गया, कैसे ज्वाइंट है बेटा, देखिए यहां पे ज्वाइंट है और कैसे ज्वाइंट है, एक का हेड दूसरे का टेल, यानी हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ज्वाइन टू टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। कैसे ज्वाइन है बेटा, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ज्वाइन टू टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। तो उसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, हियर we use triangular law of vector addition। हम लोग यहां पे क्या यूज करेंगे बेटा, वेक्टर एडिशन यूज करेंगे, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। आइए कर देते हैं, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया। तो क्या होता है, देखो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ए वेक्टर यानी ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा यही वाला होगा। देखो इसी को रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे और ये रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। तो आइए देखिए रिजल्टेंट वेक्टर का मोड आप निकालने लगोगे, यानी रिजल्टेंट वेक्टर सीधा लिखो, रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस
CD वेक्टर, ओके। मैग्नीट्यूड पहले निकालते हैं अपन, देखिए क्या आ जाएगा, 11 यूनिट फर्स्ट AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड है प्लस CD यानी 7 यूनिट है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R कितना आ जाएगा, 11 प्लस 7 कितना हो गया, 18 यूनिट। कितना आया, 18 यूनिट, ओके बेटा। डायरेक्शन यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ जब कभी भी यूज होता होगा तो डायरेक्शन नहीं पूछा जाता आपसे क्वेश्चन में, ओके। समझ आया है, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, या मैं सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद एक मैं क्वेश्चन आप लोगों को अल्फाबेटिकल टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ, समझाता हूँ। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे, इसके बाद हम लोग सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करेंगे। तो आइए देखिए, इन सभी को हम लोग पढ़ते हैं धीरे धीरे। देखो बच्चे, हम लोग अब नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ए मैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड्स T है बेटा, टूवर्ड्स ईस्ट। A man start walking from origin towards east 5 meter या 8 meter, towards east 8 meter, and yeah, after that he turn with 90 degree towards north. Find the resultant vector बस इतना ही, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, क्वेश्चन को समझो सबसे पहले बेटा। ए मैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स ईस्ट 8 मीटर, आफ्टर दैट ही टर्न विद 90 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ। टुवर्ड्स नॉर्थ के बाद थोड़ा सा एक चीज छूट रहा है बेटा, वो नोट कर लो, 10 मीटर। नॉर्थ में कितना चला, 10 मीटर चला। टुवर्ड्स नॉर्थ ही वॉक 10 मीटर्स, ये भी लिख सकते हैं 10 मीटर। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ऐसे क्वेश्चन को जब कभी भी आ जाए, या बुक्स में और भी अच्छे से लैंग्वेज दिया गया होगा, वो आपको एक बार देखोगे। कल भी मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो बुक से मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा और लिख दूंगा आपके बोर्ड पे, तो अच्छे से और ज्यादा मैं करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझते हैं। देखो बेटे, हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सब कुछ जो भी आपको गिवन दिया गया क्वेश्चन को कैसे दे दिया गया है, वर्ड्स में दे दिया गया है, सेंटेंसेस में दे दिया गया है। अगर यही डायग्राम देता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आइए बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करो कि देखो ये डायरेक्शन दे दिया गया है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो अपना हम नहीं बना लेंगे। देखो डायरेक्शन हमने बताया था, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऊपर नॉर्थ, डाउनवर्ड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सबसे पहले वो मैन जो है, वो जो व्यक्ति है, वो कहां से स्टार्ट कर रहा है, वो पर्सन कहां से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से। तो आप भी मान लो ओरिजिन से, ओरिजिन पे आप खड़े हो, ठीक है, खुद को वहां पे मान लो बेटे। फिर उसके क्या कीजिए, डायग्राम को बनाने की कोशिश कीजिए। ए मैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स ईस्ट 8 मीटर। 8 मीटर वो किधर चलता है, ईस्ट की तरफ, नीचे। ये जहां से स्टार्ट हुआ वो क्या है, टेल ऑफ वेक्टर है। क्या
क्या है बेटा, टेल ऑफ वेक्टर है, और जहां पे खत्म हो गया वो कितना क्या है, हेड ऑफ वेक्टर है। और इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं, सपोज कर लेता हूं कि ये क्या है, फर्स्ट वेक्टर है ए, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 8 मीटर है, क्योंकि देखिए डायरेक्शन भी उसकी स्पेसिफिक दी गई है और मैग्नीट्यूड भी दी गई है, इसलिए हमने इसको वेक्टर मान लिया। फिर क्या कहा जा रहा है, आफ्टर दैट ही टर्न विथ 90 डिग्री। अब यहां से वो 90 डिग्री टर्न करता है टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब ऊपर, यहां से वो 90 डिग्री टर्न कर जाता है ऊपर की तरफ, यानी नॉर्थ की तरफ, और मैग्नीट्यूड उसकी कितनी होती है, 10 मीटर। इसका मतलब इसको मैं सेकंड वेक्टर बी मान सकता हूं, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई बेटा। तो बोला गया फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। इन दोनों सिचुएशन से जो डायग्राम बन रहा है उसके लिए रिजल्टेंट वेक्टर बताइए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये सोचो कि कौन सा रूल अप्लाई करोगे। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे, क्यों बेटा, क्योंकि एक का हेड दूसरे का टेल, यानी फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर का टेल जुड़ रहा है, तो यहाँ यूज क्या करेंगे, यूज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप यहाँ पे यूज क्या करेंगे, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा दिस आर, ओके। तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, कर दीजिए। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड पुट कीजिए बेटे, ए की मैग्नीट्यूड 8 मीटर है प्लस बी की मैग्नीट्यूड 10 मीटर है, तो रिजल्टेंट ऑफ आर वेक्टर कितना आ गया, 18 मीटर है, ओके। इस तरह से देखो इस क्वेश्चन में मैंने समझाने का उद्देश्य क्या था, एक्चुअल में ये कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, मैं बस नॉर्मली इसको समझाना चाहता क्या हूँ वो समझो। जैसे ये सेंटेंस वाइज क्वेश्चन दे दिया गया है, डायग्राम नहीं दिया गया, मैंने बहुत ही आसान क्वेश्चन ही लिया है, लेवल 1 का क्वेश्चन लिया है, तो उसको क्या करोगे आप अपने डायग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, और डायग्राम में कन्वर्ट करने के बाद देखोगे कि कौन सा रूल हम अप्लाई करें एडिशन के लिए, उसके बाद उसको सॉल्व कर दोगे। समझ आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा यहाँ तक। चलो अब हम लोग न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, अब टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बट आप लोग अपने घर पे जा करके न्यूमेरिकल और ज्यादा ट्राई करोगे, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज या इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, उनको आपको याद रखने हैं, वो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए हेडिंग लगा लो बेटे, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर वेक्टर एडिशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वेक्टर एडिशन के जो कि आपको याद रखना है। देखो पैरेललोग्राम लॉ में हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का क्या पढ़े थे, एक फॉर्मूला पढ़े थे। सबसे पहले तो उस फॉर्मूले के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू, या ब्रैकेट में आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया जा रहा है, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे आप। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या था हमारे पास बेटे, बहुत बार मैंने फॉर्मूला आपको बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही तो रिजल्टेंट था ना। तो देखो वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज मिनिमम,
पहले मैक्सिमम देख सकते हैं या मिनिमम, कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैक्सिमम को देख लेते हैं। इज मैक्सिमम, ये वैल्यू कब मैक्सिमम होगी? इज मैक्सिमम व्हेन cos theta, when cos theta is maximum। और देखो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है बेटा। देखिए आप लोग टेबल याद किए होंगे, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। उससे आप आगे बढ़ो, cos 30 की वैल्यू 1/2 हो जाता है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाती है, cos 60 की वैल्यू, सॉरी गलत हमने बोल दिया क्योंकि साइन का मैं बोलने लगा। चलो cos का देखते हैं फिर से। देखो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। अब फिर सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो नेगेटिव में वैल्यू आ जाती है। उसी तरह से यह क्रॉस का ग्राफ आप लोग को बताया गया होगा, तो क्रॉस के ग्राफ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। मैं बेसिक मैथमेटिक्स जब पढ़ाऊंगा तो उसको पूरा डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो देखिए वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r is equals to √a² + b² + 2ab is maximum when cos theta is maximum। और cos theta maximum कब हो सकता है? ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं cos theta is equals to क्या हो जाए? 1 हो जाए। और cos theta 1 का मतलब मींस थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0 डिग्री हो जाएगी। यानी एक वेक्टर अगर है और उसी के ऊपर दूसरा वेक्टर भी अगर आकर के लाई कर जाए और उसकी रिजल्टेंट पूछा जाए, जो भी आपको a और b की वैल्यू दिया जाए, तो वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी किसका? रिजल्टेंट का आएगा, ठीक है। थीटा इज 0। इसका मतलब दैट मीन्स वेक्टर आर लाई on one another, वेक्टर आर लाई ऑन वन अनदर, या तो एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाए और पैरेलल हो जाए। पैरेलल भी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर डायरेक्शन सेम रही तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 डिग्री आ जाएगी। समझ गए? यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? ये फर्स्ट पॉइंट फिर से मैं समझा रहा हूं, फिर से आप समझो। रिजल्टेंट वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितने डिग्री पे आती है? 0 डिग्री पे आती है। वही हमने लिखा है बेटा, ओके। और ऐसा कब हो सकता है? जब एक वेक्टर आर लाई ऑन वन अनदर, या तो एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाए सेम डायरेक्शन में, लाई ऑन वन अनदर इन सेम डायरेक्शन, लिख रहा हूं यहां पे इन सेम डायरेक्शन, और पैरेलल, या पैरेलल भी होगा तो भी, और पैरेलल में भी क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपोजिट डायरेक्शन होगा। अपोजिट डायरेक्शन होगा तो ये अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पॉइंट के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा बात करते हैं। अब देखो रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारा है यहाँ पे r = √a² + b² + 2ab cos थीटा मिनिमम कब हो सकता है? जब cos थीटा की मिनिमम वैल्यू है। और cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आती है? 90 डिग्री पे आती है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है बेटा। तो इसी का वाइस वर्सा देखो, यानी वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर mod of r vector is equals to √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये मैं इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ बेटा क्योंकि बहुत जगहों पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएगा। और दूसरी बात कि आपको डायरेक्ट भी यूज आप कर सकेंगे, ऐसे कि जब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ दिया जाए तो उसके लिए आप यहाँ से यूज कर लेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो a² + b² + 2ab cos थीटा इज
minimum if cos theta minimum, cos थीटा क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, मार्कर अच्छा नहीं था, cos थीटा इज मिनिमम, और ये कब हो सकता है, डेट इज मतलब कब हो सकता है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा अगर सॉरी 90 से भी 90 पे तो जीरो हो जाएगा, 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री ले लिया जाए तो cos 180 की वैल्यू मैं यहाँ साइड में ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। अगर 90 तक देखो तो 90 हो जाएगा, अगर 180 तक है तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। इट मीन्स वेक्टर आर एंटी पैरेलल, यानी डायरेक्शन क्या हो, दोनों वेक्टर के अलग अलग। ये भी एक इंपॉर्टेंट सी बात लिख लो कि मिनिमम कब होगा, 180 डिग्री पे होगा, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, -1 होती है। एक बार cos की मैं ग्राफ आपको बना के दिखाता हूँ, देखो इधर मैं नोट करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, देखिए ग्राफ ऑफ cos थीटा क्या होता है बेटा, जरा ध्यान देना, cos थीटा का एक्चुअल में ग्राफ स्टार्ट होता है कहां से, 1 से, देखो ये 1 साइकिल हो गया cos का, देखिए एक बार वैल्यू मैक्सिमम यहां पे होगी 1, इधर 1, और मिनिमम कहां पे होगी, देखो -1 पे मिनिमम होगी और मैक्सिमम होगी 1 पे, यानी ये होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा, और इसको बोलोगे आप मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो मिनिमम वैल्यू cos थीटा की कितनी हो सकती है, -1, और वहां पे डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और मैक्सिमम के लिए डिग्री कितना लोगे, इनिशियल 0 डिग्री। बात समझ में आया, तो ये ग्राफ से भी एक बार मैंने आपको समझा दिया। देखो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा बेटा, 0 डिग्री पे, क्यों, क्योंकि cos की वैल्यू कब वहां पे कितनी होती है, 1 होती है। मिनिमम कब हो जाएगा, जब cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 180 हो जाए, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, तो रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी। यहां तक आपको बात समझ आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अब हम लोग थर्ड पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनली जुड़े हुए हों, ऑर्थोगोनली का मतलब 90 डिग्री से जुड़े हुए हों, तो क्या होगा। थर्ड, if two vector are orthogonal, if two vector are orthogonal, then theta is equals to 90 डिग्री। तब थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो रिजल्टेंट आर रिजल्टेंट में पुट करके भी देख लो, और इसका डायग्राम भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा। मान लो कि एक वेक्टर ये है ए, ये सारी बातें जितने भी पॉइंट्स में लिखा रहा हूँ वेक्टर एडिशन के लिए, तो पैरेललोग्राम के लिए हम लोग दिखा रहे हैं, यहाँ स्पेसिफिकली लिख भी दे रहा हूँ। ये सारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए, ठीक है ना।
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। फर्स्ट वाले में भी देखिए रिजल्टेंट हम लोग किसका यूज किए थे, पैरेललोग्राम का यूज किए थे। सेकंड वाले के लिए भी पैरेललोग्राम का किए थे, थर्ड वाला भी पैरेललोग्राम के लिए ही कर रहे हैं बेटा। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर कुछ ऐसे दिया गया है, लाइक स्क्वायर में, रेक्टेंगल में दो वेक्टर, उसकी जो साइड होगी रेक्टेंगल की यानी लेंथ और ब्रेड्थ कैसे जुड़ी होती है बेटा, 90 डिग्री पे जुड़ी होती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट आप क्या यूज करोगे, देखिए मैं रिजल्टेंट में को प्रूफ करके आपको दिखा देता हूँ। रिजल्टेंट का फॉर्मूला मोड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आइए अब थीटा की जगह पे हम लोग प्रूफ करते हैं, जरा 90 कर दो। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आर वेक्टर अंडर रूट, देखो 0 इंटू 2ab, 0 इंटू समथिंग इज इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। यानी इफ टू वेक्टर आर ऑर्थोगोनली देन थीटा इज इक्वल्स टू 90, और अगर थीटा 90 होगा देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज दिस। ये प्रूफ भी लिख सकते हैं आप, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी मोड ऑफ आर वेक्टर कितना हो जाएगा, याद रखेंगे इसको ऑलवेज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ, अगर दो वेक्टर 90 डिग्री से टेल टू टेल जुड़े हुए हैं तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर सीधा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड का ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर का स्क्वायर, सीधा करके आंसर लिख देना, ओके। क्योंकि cos थीटा का कंपोनेंट जो 2ab है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। चलिए यहाँ तक थर्ड हो गया। एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखो हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, जब cos 0 हो रहा है तो मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, cos 180 हो रहा है तो मिनिमम वैल्यू आ रही है, और ऑर्थोगोनल यानी cos 90 हो रहा है तो क्या आ जा रहा है रिजल्टेंट, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है। अब जो हम लोग लास्ट पॉइंट चल रहे हैं, मिनिमम कितने जो है वेक्टर्स को, अनइक्वल वेक्टर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसा समझो कि मिनिमम कितने वेक्टर मिल करके कोप्लेनर वेक्टर, कितने कोप्लेनर वेक्टर मिल करके 0 के इक्वल ला सकते हैं, रिजल्टेंट 0 के इक्वल ला सकते हैं। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पहले पॉइंट है, पॉइंट लिखता हूं फिर उसको समझाता हूं। मिनिमम minimum number of unequal coplanar vector whose sum can be 0 is 3. Minimum number of unequal coplanar vector whose sum can be 0 is 3. देखो कोप्लेनर वेक्टर का मतलब जो मैंने आपको समझाया था कि सेम प्लेन पर तीन वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। कब ऐसा हो सकता है, याद रखना, जब तीन वेक्टर प्रेजेंट हो। इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। इसका मतलब अगर ध्यान से आप देखो, मान लीजिए कि एक वेक्टर है
ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है, और मैं ले रहा हूं ये टेल टू टेल जुड़े हुए हैं, ये इसकी कुछ रिजल्टेंट आएगी। तो इन तीनों वेक्टर को अगर इनका सम किया जाए तो 0 हो सकता है। तो इनके नंबर कितने होने चाहिए? तो देखो 3 हुए ना, एक वेक्टर, 2 वेक्टर और 3 वेक्टर रिजल्टेंट। समझ आई बात? मिनिमम 3 वेक्टर यानी नंबर ऑफ 3 वेक्टर्स को अगर हम ऐड करें और वो तीनों वेक्टर कैसे होने चाहिए? कोप्लेनर होने चाहिए, तो इनका सम में भी 0 हो सकता है। ये एक प्रॉपर्टी है, याद रखना। यूजुअली यानी 3 कोप्लेनर वेक्टर मिल करके उनका 3 कोप्लेनर वेक्टर्स का जो सम है वो मिल करके कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। 3 से कम या 3 से ज्यादा 0 नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखो। चलो यहां तक तो सारी बेटे प्रॉपर्टीज थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही प्रॉपर्टीज कहा जाता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम लोग नेक्स्ट जो चल रहे हैं वो आपका पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना इसको। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगला हेडिंग है हम लोग। चलो देखो बेटे नेक्स्ट क्या है? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या होता है? देखो यहां पर भी बेटे जैसे कि आप ने पढ़ा था ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसी का थोड़ा सा ये एप्लीकेशन है, यानी एब्रॉड फॉर्म है। यहाँ पे अगर वेक्टर्स हेड टू टेल जुड़े हुए होते हैं बहुत सारे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, या ये वैलिड कब है वो लिखते हैं। दिस लॉ इज वैलिड, ये लॉ वैलिड कब है? दिस लॉ इज वैलिड या दिस लॉ इज यूज, सबसे पहले तो बेटे यूज ही लिख लेते हैं, ठीक है। दिस लॉ इज यूज फॉर एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। ये दिस लॉ इज यूज फॉर एडिशन फॉर more than 2 वेक्टर्स। जब कभी भी आपको 2 वेक्टर से ज्यादा जोड़ना होगा उसके लिए आप यूज क्या करोगे? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस लॉ इज यूज फॉर एडिशन, दिस लॉ इज यूज देखो 2 बार 4 आ रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है। दिस लॉ इज यूज फॉर एडिशन मोर देन, फॉर यहाँ पे नहीं लिखेगा। दिस लॉ इज यूज फॉर एडिशन मोर देन 2 वेक्टर्स। ये लॉ कब यूज करेंगे? जब 2 से ज्यादा अगर वेक्टर्स आपके पास आ जाए एडिशन के लिए, तो इस लॉ को आप यूज करेंगे। अब इस लॉ को कैसे यूज करते हैं और इसके क्या होते हैं वो देखो, यहाँ पे पॉइंट वाइज में लिख रहा हूं, ठीक है ना। In this law या rule, in this rule we arrange वेक्टर। अब देखो ट्रायंगुलर रूल का एप्लीकेशन मैंने बताया था, तो इन दिस रूल वी अरेंज वेक्टर। कैसे हम लोग वेक्टर को अरेंज करेंगे? हेड टू टेल, यानी फर्स्ट वेक्टर का हेड तो सेकंड वेक्टर का टेल, इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे। In this law, we arrange vector head of first
first vector to the tail of second vector. In this law we arrange vector head of first vector to the tail of second vector as continue, और इसी तरह से आप कंटिन्यू करते जाते हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है या इसका वाइस वर्सा, टेल टू हेड एज कंटिन्यू। एज कंटिन्यू का मतलब अभी मैं डायग्राम से समझाता हूं बेटे आपको, या एज सो ऑन। देखिए जैसे ट्रायंगुलर लॉ में था कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल वहां ज्वाइन होगा, तब हम वहां पे ट्रायंगुलर रूल यूज करेंगे। वैसे ही ये भी लॉ है, यहाँ पे हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर और सेकेंड वेक्टर का टेल वहां पे ज्वाइन होगा, और ऐसे ही लगातार हम लोग जोड़ते जाएंगे। तो क्या यूज होगा वहां पे? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज होगा, या ये भी समझ सकते हो इसका वाइस वर्सा टेल टू हेड भी जुड़ सकता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं बेटा, एग्जांपल से आप लोग समझो, एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए डायग्राम बना के मैं दिखाता हूँ। ये ए वेक्टर अगर हो गया, ठीक है। अब देखो ए वेक्टर का हेड यहाँ पे है, हेड ऑफ ए वेक्टर। अब देखो यहीं पे दूसरा वेक्टर मैं बी ले लिया। देखिए हेड टू टेल, यानी हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू टेल ऑफ सेकंड वेक्टर आया। एज कंटिन्यू, ऐसे ही कंटिन्यू करते जाइए। मान लीजिए ये सी वेक्टर है, देखिए फिर से बी का हेड और सी का टेल आ गया, और ले लो ये मान लो डी वेक्टर है, ओके। तो अब पूछा जाए कि फाइंड आउट इट्स रिजल्टेंट वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर बताइए। मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पे, फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर of this given diagram। मैं इसी को क्वेश्चन में लिख दिया ताकि आपको समझ आए। देखिए ए वेक्टर है, ए वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा है, फिर बी वेक्टर का हेड सी वेक्टर के टेल से जुड़ा है, फिर सी वेक्टर का हेड डी वेक्टर के टेल से जुड़ा है। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, देखो बेटा, वो इस ए से स्टार्ट होकर के डी पर जाके खत्म होगा, और इसे आप क्या बोलोगे? रिजल्टेंट वेक्टर बोलोगे। क्या बोलोगे आप? रिजल्टेंट वेक्टर बोलोगे। और ये रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन में। देखिए डायग्राम आप यहाँ पे देखोगे बेटा, डायग्राम इधर है, ठीक है ना। देखो ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर, फिर सी वेक्टर, फिर डी वेक्टर, तो उसका रिजल्टेंट ये होगा, ठीक है ना। यहाँ टिक कर रहा हूँ, रिजल्टेंट ये होगा, ध्यान देकर के देखेंगे। तो देखिए रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, डी तक है ना। ये होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होती है, ओके। समझ आया? या मैं इधर भी लिख दे रहा हूं, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? सभी वेक्टर्स का सम हो जाएगा नॉर्मली। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल वेक्टर, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। दिस इज योर फॉर्मूला। एंड अप्लाई कब करोगे? जब हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ज्वाइन किससे हो? टेल ऑफ सेकंड वेक्टर से, या टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर ज्वाइन किससे हो? हेड ऑफ सेकंड वेक्टर से। और एज कंटिन्यू ऐसे ही बढ़ता चला जाए। देखो यहाँ वही हो रहा है, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, फिर हेड ऑफ सेकंड वेक्टर टेल ऑफ थर्ड वेक्टर, फिर हेड ऑफ थर्ड वेक्टर टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर, और उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? यानी इनिशियल वेक्टर से लेकर के फाइनल वेक्टर तक जो भी वेक्टर इसको जोड़ेगा वो उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। और रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल वेक्टर। क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑल वेक्टर। बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक एडिशन का, एडिशन का आपको
सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। बट एक बात और सुनो, आप घर पे जा करके या इस वीडियो को देख करके आप किसी भी बुक से न्यूमेरिकल्स को ट्राई करोगे, ठीक है। और दूसरी बात, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया है उसे आप याद कर लोगे। यहाँ तक तो एडिशन ऑफ वेक्टर समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे बेटा।